Good morning to all my dear students. In the last class I have covered lecture number 3 और लेक्चर नंबर 3 में हमने देखा था बेटा, सबसे पहले हमने देखा था क्वेश्चंस ऑन कॉन्जुगेट एसिड बेस के ऊपर। उसके बाद लुईस एसिड बेस की थियरी पढ़ी थी और हमने ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को स्टार्ट कर दिया था। तो जस्ट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं इसको 5 मिनट में थोड़ा। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस का क्वेश्चन था, राइट कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, हमें कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस लिखना था। कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैंने, है ना, जो भी आपके पास एम्फोटेरिक सब्सटेंस का एनायन होता है बेसिकली वो हमारा एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है ना। क्योंकि अगर किसी सब्सटेंस का अगर हमको कॉन्जुगेट एसिड लेना है तो कॉन्जुगेट एसिड लाने के लिए क्या करना होता है, H+ को जोड़ दो, और कॉन्जुगेट बेस पाना है तो H+ को क्या करते थे, निकाल देते थे। तो जैसे क्वेश्चन हमने किया था HS- का अगर मुझे कॉन्जुगेट एसिड पूछा है तो कॉन्जुगेट एसिड करने का मतलब क्या है, इसके अंदर H+ को जोड़ दो, तो H+ को जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, H2S। और अगर इसका हमें कॉन्जुगेट बेस चाहिए, कॉन्जुगेट बेस, तो कॉन्जुगेट बेस पाने के लिए क्या कर दो, इसमें से H- को बाहर निकाल दो। क्योंकि देखो अगर कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो ये खुद कैसा बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अगर आपको उसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए ना तो इसको खुद कैसा बिहेव करना पड़ेगा, एसिड की तरह। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा तो एसिड का काम ही क्या है, H+ निकालना। तो अगर ये एसिड की तरह बिहेव करेगा और ये अपना H+ निकालेगा तो इसका क्या मिलेगा, कॉन्जुगेट बेस मिल जाएगा। और कॉन्जुगेट बेस का मतलब क्या होता था, बेस मतलब जो H+ एक्सेप्ट करता था। तो अगर ये बेस की तरह बिहेव करेगा तो ये H+ अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो जो चीज मिलेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी कॉन्जुगेट एसिड। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए थे। फिर एक क्वेश्चन मैंने ये भी कराया था, कंपेयर बेसिक नेचर ऑफ फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। इनका क्या कंपेयर करना था, बेसिक नेचर को कंपेयर करना था हमें। तो इसमें भी कुछ करना नहीं था, बेसिक नेचर में कंपेयर करने के लिए क्या करना है आपको, हमें एसिडिक नेचर देख लेते हैं और एसिडिक नेचर में क्या आएगा, HF, HCl, HBr और HI बन जाएगा इनका। तो अगर ये इनके एसिड्स को देखो तो अगर इनका बेसिक नेचर कंपेयर करना है तो ये इनके कॉन्जुगेट एसिड्स ही कहलाएंगे ना। ये फ्लोराइड का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, HF, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड पाने का मतलब क्या होता है, H+ को जोड़ देना। तो अगर फ्लोराइड में H मैंने जोड़ दिया तो क्या मिल जाएगा, HF। तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो गया। इसका कॉन्जुगेट एसिड HCl, इसका कॉन्जुगेट एसिड HBr, इसका कॉन्जुगेट एसिड HI। और हमें पता है जो कॉन्जुगेट एसिड और एसिड, बेस और उसका कॉन्जुगेट एसिड आपस में उल्टा होते हैं। अगर कोई स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट वीक हो जाता है। तो हमें पता है HF सबसे वीक एसिड है, तो अगर ये सबसे वीक एसिड है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांग। तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है, फ्लोराइड है। तो फ्लोराइड आयन सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर में स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी हमने समझ लिया था। ठीक है बेटा, चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं। फिर हमने लुईस एसिड बेस थियरी को पढ़ा था और लुईस एसिड बेस थियरी में हमने क्या पढ़ा था, तो लुईस एसिड बेस थियरी में हमने ये देखा था, लुईस एसिड जो होते हैं वो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं और जो लुईस बेस होते हैं वो लोन पेयर डोनर होते हैं। एक्सेप्टर होने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज हो। ठीक है, या हम बोलने को बोल सकते हैं मॉलिक्यूल विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसका ऑक्टेट ही कंप्लीट ना हो, वो लोग कैसे होते हैं, लुईस एसिड, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस बेस वो होते हैं जो लोन पेयर को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो अगर जो डोनेट करेगा लोन पेयर को, इसका मतलब उसके पास खुद एक्स्ट्रा लोन पेयर होना चाहिए, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल हो या उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा हो। और एग्जाम्पल हमने देखे थे लुईस एसिड के, जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल थे, BeCl2, BCl3, LCl3, FeCl3, ZnCl2, ये सब क्या है, लुईस एसिड है। इंपॉर्टेंट है H3BO3 है ना, जिसको हम लोग बोरिक एसिड बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया आपको। इसको हम लोग चाहे तो BOH का थ्राइस लिखा हुआ रहेगा तो हम OH देखते ही बेस कहते हैं, लेकिन ऐसा रूल नहीं है, आपको उसके नेचर से देखना होता है। जैसे BOH थ्राइस लगा है आपका तो ये एसिड है ना कि एक बेस है। वैसे भी एक तरीका हमें मालूम होना चाहिए, अगर मेटल के साथ OH लगता है ना, मेटल के साथ, तो मेटल के साथ OH बेस बनाता है, लेकिन नॉन मेटल के साथ अगर आप OH जोड़ते हैं ना तो वो एसिडिक होते हैं जनरली। तो देखो B, जैसे अब मान लो मैं आपको एक और समझा दूं, H2SO4 की जैसे बात करो हम, तो हम चाहें तो H2SO4 को लिख ही सकते हैं ना, SO2OH ट्वाइस, बोलो लिख सकते हो कि नहीं। देखो 2 हाइड्रोजन है, 4 ऑक्सीजन है,
SO2OH लिखा ही जाता है एडवांस लेवल में कंफ्यूज करने के लिए। तो ये क्या, ये H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो इस तरीके से लिख देगा तो एसिड ही होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो बोरिक एसिड है, और बोरिक एसिड क्या करता है, एक वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास रहता है, ये लोन पेयर यहाँ से ले लेता है और BOH4 बनाता है। H3PO4 एक वीक लुईस एसिड है जिसकी बेसिसिटी कितनी है 1, तो इसका मतलब इसको मोनोप्रोटिक बोलेंगे। यहाँ 3 देख के 3 मत कह देना। और लुईस बेस कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करें, जैसे अमोनिया और उसके डेरिवेटिव साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, सल्फेट, ये सब आ जाते हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद हमने स्टार्ट कर लिया था आपका डाइल्यूशन लॉ। तो डाइल्यूशन लॉ में हमने क्या देखा था, नेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। और ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ वैलिड ही किसके लिए होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड होता है बेटा हमारा, ठीक है। तो जैसे AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो 2 ट्राई किसमें, A+ और B- में, और इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा ही अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो हमने 2 स्टेप ये सब में लिखना है। T बराबर 0 पे कंसंट्रेशन C, T बराबर T इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना आता है C- C अल्फा, इसका कितना C अल्फा, इसका कितना C अल्फा। किसी भी आयन का है ना, इस चैप्टर के अंदर किसी भी आयन का अगर हमें कॉमन जनरली अगर पूछे कि कंसंट्रेशन कैसे दिखाना है, कंसंट्रेशन को मैंने बताया आपको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, तो किसी भी आयन का कंसंट्रेशन हमेशा किसके बराबर होता है, C अल्फा के बराबर, ठीक है ना। किसी भी आयन का कंसंट्रेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट का इस चैप्टर के अंदर हमेशा किसके बराबर दिखाई देगा आपको, C अल्फा के बराबर दिखाई देगा, क्योंकि हर बार 1/1 टूटते हैं ये, है ना, तो C अल्फा के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग KI बोलेंगे। जैसे आयनिक, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम में KC और KP पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे KC KP ना होके क्या होता है KI, और KI को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट KI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AB, ऊपर प्रोडक्ट नीचे रिएक्टेंट। और KI को क्या बोलते हैं बेटा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हैं। KI एक क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता ही नहीं है। क्यों नहीं होगा बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कभी इक्विलिब्रियम तो आता ही नहीं, तो कभी इक्विलिब्रियम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं आएगा, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी नहीं आएगा, वो तो 100% डिसोसिएट होता है ना। तो कभी भी ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कोई आयोनाइजेशन कांस्टेंट हमारा निकलता नहीं है, केवल किसके लिए निकलेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन होगी, और एक केवल और केवल किससे चेंज होगा, टेम्परेचर के साथ। तो अगर हम लोग कंसंट्रेशन की वैल्यू को डाल दिया जाए तो क्या आएगा, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे अल्फा क्या है, नेग्लिजिबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्योंकि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल क्यों हो जाएगा बेटा, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 होता है। अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, 1 से बहुत छोटा। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर अल्फा को नेग्लेक्ट करोगे तो 1 माइनस अल्फा की जगह पे कितना रख देंगे, 1, तो KI का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। और अल्फा अगर हमसे पूछ ले तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, अंडर रूट में KI अपॉन C। तो हमें KI, तो KI और C क्या होता है, नोन होते हैं दोनों, तो हमारे लिए नोन क्या बचता है, अल्फा। और ये फॉर्मूला मैंने बताया निकाला तो हमने यही है, हम लोग सॉल्व भी इसी से हमेशा करेंगे, लेकिन इसमें ध्यान जरा ये रखना कि अल्फा की वैल्यू 0.10 से कम आए तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर 0.10 से ज्यादा अल्फा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करने पे आने लगे, है ना, जैसे 0.20 0.30, तो फिर हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही सॉल्व करना पड़ता है ना। तो बेसिकली हम लोगों का ज्यादातर काम इसी से चल जाता है, क्योंकि अल्फा आपका 10% से ज्यादा जनरली नहीं आता। तो हमारा ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ यही कहता है कि डाइल्यूशन अगर करोगे, डाइल्यूशन करने का मतलब वॉल्यूम को बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और कंसंट्रेशन कम होगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो यही है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन। यही ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बढ़ता है डाइल्यूशन करने की वजह से। तो ये हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, काफी टाइम लग गया मुझे रिवाइज कराने में। खैर फिर भी हमें बस समझते हुए चलना है चीजें कि याद होती जाए कैसे भी। चलो, तो आज हम लोग इसी अल्फा को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट रीडिंग में डालता हूं आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। किस अल्फा को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा। अल्फा मतलब क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे ना, इसमें बस डिसोसिएशन ना बोल के आयोनाइजेशन बोल देते हैं, क्योंकि आयंस में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग अल्फा या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। तो 4-5 फैक्टर हैं इसके लिए बेटा, छोटे छोटे। जैसे सबसे पहले फैक्टर की बात करूं मैं, नेचर ऑफ सोल्यूट की।
नेचर ऑफ सोल्यूट। और सोल्यूट का मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स ही होंगे। मैंने बता दिया आपको, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हमें नहीं पढ़ना, हमें तो ऐसा पढ़ना है जो आयंस में टूट सके ना, तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेचर ऑफ सोल्यूट, तो सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसा हम लोग सोल्यूट ले रहे हैं या कैसा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, उसके ऊपर अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है। तो ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। अगर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, डब्ल्यू मतलब क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, सिंबल बार बार यूज होंगे, मैं पिछली क्लास से 2 क्लास से लिखते हुए आ रहा हूँ। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब डब्ल्यू ही लिखेंगे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का हमें पता है अल्फा क्या होता है, वेरी वेरी लेस देन 1 होता है, ठीक ना। और बेटा अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाए, ऐसी मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैंने बताया आपको अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 ली जाती है। तो इसमें कुछ मुझे बताना नहीं है, पहले ही ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है हम किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं। वीक लोगे तो अल्फा की वैल्यू 1 से बहुत कम आएगी, और आप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लोगे तो उसके अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और वैसे भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, 100% आयोनाइज्ड होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, 100% आयोनाइज्ड। तो अगर ये 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम कोई आएगा नहीं, इक्विलिब्रियम नहीं आता, इसका अल्फा की वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। तो सबसे पहला फैक्टर तो होता है नेचर ऑफ सोल्यूट, या हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये अल्फा में लिखता हूँ, ध्यान रखना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मत समझ लेना, ठीक है। चलो सेकंड फैक्टर की बात करूं मैं, तो एक हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट। तो सेकंड फैक्टर क्या होगा, सॉल्वेंट के बारे में बात कर लेते हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या हमारा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट के बारे में बात कर लो, तो सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए बेटा, हमें तो डालना क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। और इलेक्ट्रोलाइट्स आर पोलर इन नेचर, पहले लेक्चर में बताया था। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट्स पोलर नेचर में, तो लाइक डिजॉल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से पोलर किस में सॉल्युबल होता है, पोलर के अंदर। तो पोलर अगर पोलर में सॉल्युबल होता है तो सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर होना चाहिए। और सॉल्वेंट तो पोलर होना ही चाहिए ताकि वो पोलर इलेक्ट्रोलाइट को क्या कर सके, तोड़ सके। और दूसरी चीज, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही अच्छा होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया था आपको कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होती है कि जो दोनों आयंस के बीच के क्या करे, अट्रैक्शन को तोड़ने में हेल्प करती है। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग यही लिखेंगे, सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर। Solvent should be polar in nature and its dielectric constant dielectric constant का मतलब मैंने बताया था ना, which oppose the attraction between cation and anion, and its dielectric constant should be high। जितना ज़्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना ही अच्छा होता है। और आपको पता ही है कि वाटर के बारे में मैंने बताया था, वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वाटर को हम एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि वाटर पोलर नेचर का भी होता है और उसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई भी होता है सबसे ज़्यादा। तो सॉल्वेंट शुड बी पोलर इन नेचर एंड इट्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट शुड बी हाई। और हम लोग यही कहेंगे, वाटर जो होता है हमारा, वाटर हम लोग, मैंने बताया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसको लेंगे, वाटर को। वाटर सेटिस्फाइड बोथ ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है, हेंस ट्रीटेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो अगर किसी प्रॉब्लम में अगर हमें सॉल्वेंट कभी मेंशन नहीं किया है, तो सॉल्वेंट हम लोग हमेशा क्या लेने वाले हैं बेटा, H2O, ध्यान रखना, ठीक ना। अगर कभी नहीं दिया तो सॉल्वेंट हमेशा क्या लेना है, H2O। और सोल्यूट तो दोनों हो सकता है, वीक भी और स्ट्रॉन्ग भी। तो स्ट्रॉन्ग वाला 100% डिसोसिएट होता है तो अल्फा 1 होता है, वीक का अल्फा क्या होता है, 1 से थोड़ा छोटा होता है। तो ध्यान रहेगा ये चीज। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट में सॉल्वेंट हमेशा क्या लेना है, H2O को लेना है, क्योंकि वाटर दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर लेता है, ठीक है। थर्ड फैक्टर जो होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में बताता हूँ, ठीक है। चलो बेटा, तो नेक्स्ट फैक्टर जो है, एक तो हो गया नेचर ऑफ सोल्यूट, दूसरा हो गया नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर जो आता है वो हमारा आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ। चलिए, तो देखो,
तो हम लोग थर्ड फैक्टर लेते हैं अपना। थर्ड फैक्टर विल बी आवर concentration of इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन आप कैसा ले रहे हैं इसके ऊपर है ना। अब इसमें भी दो हो सकता है, या तो हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले मान लो मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करता हूँ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो बेटा अल्फा हमेशा कितना होना है, 1 होना है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा कितना होगा, 1, क्योंकि वो हमेशा ही 100% डिसोसिएट होते हैं हर कंसंट्रेशन की वैल्यू पे। तो इसके लिए तो हमें कुछ ज्यादा कंसंट्रेशन का रोल नहीं होता, वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन का रोल आता है। तो बस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर ऑलवेज 100% डिसोसिएटेड, are always 100% dissociated at all concentration, so अल्फा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हमेशा कितना लेना है हमको, 1 लेना है। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी रोल नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कंसंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% डिसोसिएट होते हैं या 100% आयोनाइज्ड होते हैं हर कंसंट्रेशन के ऊपर। तो इनका अल्फा हमेशा कितना आएगा, 1, चाहे कंसंट्रेशन लो हो चाहे कंसंट्रेशन हाई हो। ठीक है, हमारा बात आएगा सेकंड जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट पे फर्क पड़ेगा कैसे, देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अभी जो हम लोग ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ पढ़े थे, तो ओस्टोल डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पढ़े थे। तो इसका अल्फा का फॉर्मूला क्या आया था, अंडर रूट में क्या आई अपॉन सी। नहीं तो ये फॉर्मूला था, अप्रोक्सीमेशन लगाने के बाद ये आया, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, 1 से छोटा मानते हैं हम लोग बहुत। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर बात करूँ तो अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज मच मच लेस देन 1 अगर होता है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या निकल के आता हमारे लिए, अंडर रूट में के आई अपॉन सी। क्या आता है, अंडर रूट में के आई अपॉन सी। तो यहां से आपको दिख रहा होगा कि अगर मैंने कंसंट्रेशन की वैल्यू को बढ़ाया तो अल्फा की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है ना। अगर मैं सी की वैल्यू को बढ़ा दूं, कंसंट्रेशन के दिख रहा है रूट में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इस कंसंट्रेशन को मैं बढ़ाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो कंसंट्रेशन को बढ़ाने पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। हाँ, कंसंट्रेशन को अगर आप बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए स्ट्रॉन्ग का तो हमेशा अल्फा कितना होना है, 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका अल्फा हमेशा 1 होता है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कंसंट्रेशन का फर्क पड़ेगा। अगर आप कंसंट्रेशन काफी ज्यादा रखोगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही कम हो जाएगी। तो हमने, और इसको ऐसे भी समझा सकता हूं मैं, देखो जैसे अगर मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है 0.1 मोलर का, ठीक है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है सपोज करो सेम इलेक्ट्रोलाइट का, एक 0.1 मोलर का सॉल्यूशन है और एक 0.01 मोलर का सॉल्यूशन है। कौन सा कंसंट्रेशन लो है, ये वाला कंसंट्रेशन लो है कि 0.01 है। तो ये वाला कंसंट्रेशन क्या है, लो कंसंट्रेशन है इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, हाई कंसंट्रेशन। इन दोनों में अगर कंपेयर करूं मैं तो ये 0.01 लो कंसंट्रेशन कहलाएगा, 0.1 मोलर हाई कंसंट्रेशन। तो मैंने अभी बताया कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होता है अल्फा की वैल्यू क्या होती है, उतनी कम। समझो इसे कैसे हो रहा है, देखो 0.1 मोलर का मतलब क्या हो गया, 0.1 मोल इन 1 लीटर, 0.1 मोल इन 1 लीटर। या हम लोग इसे बोलना चाहें तो 1 मोल अगर लूंगा तो कितने में हो जाएगा, 10 लीटर में। 1 लीटर में अगर 0.1 मोल है तो 10 लीटर में कितना होगा, 1 मोल हो जाएगा ना, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0.01 का मतलब क्या होता है, 0.01 मोल इन 1 लीटर। मोलरिटी मतलब क्या होता है, मोल पर लीटर ना। तो 0.01 मोलर का मतलब क्या हो गया, 0.01 मोल इन 1 लीटर। तो अगर मैं इसको 1 मोल की बात करूं, इसलिए 1 मोल इसका कितने लीटर में होगा, तो 1 मोल कितने में होगा, 100 लीटर में। सही है कि नहीं, 1 लीटर में 0.01 मोल, तो 100 लीटर में कितना, 1 मोल। अब देखना समझना जरा सा, ये देखो ये 100 लीटर वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर। देखो 1 मोल सेम इलेक्ट्रोलाइट का 10 लीटर में मौजूद है, और यहाँ पे 1 मोल सेम इलेक्ट्रोलाइट का 100 में मौजूद है। तो अगर मान लो ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का है, तो इसके चारों तरफ कितना वाटर है हमारा, 10 लीटर। कितना है, 10 लीटर। और यहाँ पे जब कंसंट्रेशन अगर कम है उसका, लो कंसंट्रेशन में है, तो इसी 1 मोल के चारों तरफ कितना वाटर है हमारे लिए, 100 लीटर। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रोलाइट कहाँ जल्दी से टूटेगा,
ऐसे समझो कि एक आदमी को 10 लोग मिलके मार रहे हैं और यहाँ पे एक आदमी को 100 लोग मिलके मार रहे हैं, तो कहाँ पे जल्दी से वो टूटेगा आदमी? 10 लोग मिलके मारेंगे तो ज्यादा उसका ऊपर जाने का चांस जल्दी है कि 100 लोग मिलके मारेंगे तो ऊपर जाने का चांस जल्दी है? तो जाहिर सी बात है 100 लोग मिलके मारेंगे तो उसकी ज्यादा धुलाई अच्छे से हो जाएगी। तो देखो 100 लोग अगर मिलके मार रहे हैं और यहाँ पे केवल उसी को सेम 10 लोग ही मार रहे हैं, तो 100 लोग मार रहे हैं, तो देखो ये कंसंट्रेशन क्या है? लो। तो अगर कंसंट्रेशन लो है तो ये जल्दी से टूटेगा। लो कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? ये जल्दी से टूटेगा। और यहाँ पे चूंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है मतलब वॉल्यूम कम होगा। देखो लो कंसंट्रेशन मतलब क्या? वॉल्यूम का ज्यादा होना, और वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ज्यादा उसका, देखो क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स को तोड़ने का काम कौन करेगा? ये सॉल्वेंट ही करता है ना। ये जो चारों तरफ सॉल्वेंट होता है वही काम करता है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट जितना ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होने का मतलब वॉल्यूम उतना ही ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन उतना ही लो होगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो इलेक्ट्रोलाइट उतना ज्यादा ही डिसोसिएट होगा, और अगर सॉल्वेंट का अमाउंट कम होगा तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी कम होगा। इसीलिए अगर कंसंट्रेशन को आप बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम ना। मोल्स तो हमने फिक्स कर दिया, 1 मोल 1 मोल। तो अगर हमने वॉल्यूम को कंसंट्रेशन बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम को कम करना। तो अगर आप कम वॉल्यूम को करोगे तो वॉल्यूम कम रखोगे तो देखो डिसोसिएशन क्या होगा? कम ही होगा ना। 100 लीटर पे ज्यादा जल्दी टूटेगा, 10 लीटर में धीरे टूटेगा। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन हो, यहां से भी समझ सकते हो, पर मैंने एक लॉजिकल तरीके से भी समझा दिया आप कि जितना ज्यादा आप वॉल्यूम को रखोगे, वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा उसका डिसोसिएशन क्या होगा? उतना ही तेजी से होगा। वॉल्यूम ज्यादा रखने का मतलब होता है वॉल्यूम ज्यादा करोगे तो कंसंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर यही चीज मैंने कल भी समझाया था आपको, देखो अगर ध्यान हो तो, ये मैंने यहाँ भी समझाने की कोशिश की थी। ऑन डायलूशन, डायलूशन मतलब क्या? वॉल्यूम का बढ़ाना, और वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब कंसंट्रेशन का कम करना। तो आप अगर कंसंट्रेशन कम करोगे तो अल्फा क्या होता है? बढ़ता है हमारा। और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन जो होता है इंक्रीज होता है किसके साथ? डायलूशन के साथ। उसी फैक्ट को मैं यहाँ भी प्रूव कर रहा हूँ आज। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं लिखूं एट इनफाइनाइट डायलूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का बढ़ाना। तो वॉल्यूम को आप क्या कर दो? इन्फिनिटी की तरफ टेंस करा दो। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब मैं पानी मिलाया जा रहा हूँ, पानी मिलाया जा रहा हूँ। अगर पानी मिलाया जाऊंगा तो क्या होगा? सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ता जाएगा, और ये सॉल्वेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा ये इलेक्ट्रोलाइट उतना जल्दी टूटेगा। तो वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम को अगर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करोगे तो कंसंट्रेशन किधर जाएगा? जीरो की तरफ, मतलब कंसंट्रेशन उतना ही कम होगा। और अगर कंसंट्रेशन जीरो की तरफ जाएगा तो बेटा अल्फा किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ, है ना। यही आपके दिमाग में आएगा, कंसंट्रेशन जीरो जाएगा तो अल्फा क्या जाएगा? इन्फिनिटी। लेकिन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1 हो सकती है ना। तो अल्फा इनफाइनाइट नहीं होता कभी, अल्फा टेंड्स करेगा किसकी तरफ? 1 की तरफ, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा कैन बी 1। ध्यान रखना है ना, क्योंकि मैथ्स वाले क्या लगा देंगे कि कंसंट्रेशन अगर जीरो की तरफ टेंड कर रहा है तो अल्फा इनफाइनाइट की तरफ, लेकिन अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1। एक से बड़ी तो उसकी वैल्यू नहीं हो सकती ना। अब कोई चीज 100% ही डिसोसिएट हो सकता है ना, उससे ज्यादा क्या होगा? तो क्या समझे? अगर डायलूशन को आप बढ़ाओगे तो इनफाइनाइट डायलूशन मतलब वी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, वॉल्यूम को बढ़ाना, और वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन उतना ही क्या होगा? कम। देखो ना, कंसंट्रेशन बढ़ाते थे तो अल्फा कम होता था, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाते जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ाओगे तो आप कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ा रहे हो। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन को कम करना। यहाँ से देखो, अगर वॉल्यूम को मैं बढ़ाऊंगा, अगर ये वी की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो सी की वैल्यू तो कम ही होगी ना। ये नीचे वी बढ़ेगा अगर, तो कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होगी? कम। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो कंसंट्रेशन कम होगा, और कंसंट्रेशन की वैल्यू घटेगी तो अल्फा की वैल्यू किसको टेंड करेगी? 1 को। तो बस यही है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में। रोट क्या है, क्या समझे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 से छोटा होता है। अगर आप कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? कम। और यही हमारा ऑस्टवाल डायलूशन लॉ भी था कि ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज। या ये उल्टा बोलना चाहे तो ऑन डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन का मतलब ऑन डायलूशन, कंसंट्रेशन डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया? डायलूशन करना। तो डायलूशन करने पे अल्फा की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो एक चीज यहां से समझे, इनफाइनाइट डायलूशन पे वॉल्यूम खूब ज्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन बहुत कम, और कंसंट्रेशन कम तो अल्फा की वैल्यू 1 को टेंड्स करेगी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या? अगर इनफाइनाइट डायलूशन में पकड़ लूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी किसकी तरह बिहेव करने लगता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। बात यही है ना कि
इसके पास जितना ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दोगे इसको इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ने के लिए तो उतना जल्दी टूटेगा, और जितना ज्यादा टूटेगा उसका अल्फा की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी ना डिसोसिएशन की। तो इसका मतलब अगर हम डायलूशन करते हैं मतलब अमाउंट ये बढ़ाते जा रहे हैं, अगर डायलूशन करोगे तो ये अमाउंट बढ़ाते जाओगे, और अमाउंट बढ़ाओगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। तो एक लाइन हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं ना, एट इनफाइनाइट डायलूशन, इनफाइनाइट डायलूशन पे क्या होता है, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डायलूशन, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझे क्या बात को बेटा? अगर हमने इनफाइनाइट डायलूशन मतलब अगर हमने डायलूशन बहुत ज़्यादा कर दिया ना, तो इनफाइनाइट डायलूशन पे क्या होगा, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोलाइट बिहेव एज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगता है अगर हमने डायलूशन को बढ़ा दिया तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसको मैंने समझाने की काफ़ी कोशिश की आपको। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट पे कंसंट्रेशन का फर्क पड़ता है। अगर आपका कंसंट्रेशन लो रहेगा, लो कंसंट्रेशन होने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ज़्यादा होना, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या होगा, ज़्यादा। तो वो कैसे की तरह बिहेव करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए इनफाइनाइट डायलूशन पे हर इलेक्ट्रोलाइट कैसे की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। और ये कौन सा फैक्टर था, थर्ड, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बेटा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस एक बार बस एक लाइन में बस हम लोग यही कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा 1 होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा जो होता है अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो कम होगा, और अगर कंसंट्रेशन कम रहेगा तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन कम कब होगा, जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, और वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया, वो जल्दी से तोड़ेगा। समझे क्या बात को? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये ध्यान रखिए, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा हमेशा ही किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ठीक है, चलो तो अब हम लोग एक और फैक्टर देख लेते हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट में ले लूंगा कॉमन आयन इफेक्ट को। एक और फोर्थ फैक्टर की बात करूं, 3 फैक्टर देख लिया ना हमने, फोर्थ फैक्टर की बात करूं तो फोर्थ फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। फोर्थ फैक्टर की बात करें तो फोर्थ फैक्टर कौन सा है हमारे पास, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के बारे में तो कुछ नहीं, एक लाइन में बस हम लोग टेम्परेचर के बारे में क्या बोल सकते हैं, हमें पता है अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से मूवमेंट ऑफ आयन क्या होता है, मोशन स्पीड ऑफ आयन बढ़ेगा, और स्पीड ऑफ आयन बढ़ेगा तो उतना जल्दी से वो टूटेंगे। तो बस इसमें ये भी इतना खास नहीं है, टेम्परेचर तो लगभग क्वेश्चन में चेंज नहीं करा था, तो हम लोग यही बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, क्योंकि मैंने बताया ना टेम्परेचर पे के आई की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के आई एज वेल एज स्पीड ऑफ आयन, के आई एज वेल एज स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर के आई एज वेल एज स्पीड ऑफ आयन इंक्रीजेज ड्यू टू विच, और इसकी वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच अल्फा इंक्रीजेज, ड्यू टू विच अल्फा भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बस हम लोग यही कहेंगे टेम्परेचर में तो बेटा कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो टेम्परेचर को बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। बस ये ध्यान रखो, टेम्परेचर बढ़ाने से अल्फा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, तो टेम्परेचर का ज़्यादा रोल नहीं है, और मैंने बता दिया टेम्परेचर आपको चेंज कराएगा ही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर से के आई भी चेंज होता है ना, और के आई मैंने बताया क्या होता है, कांस्टेंट होता है चैप्टर का। ठीक है, चलो एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, देखो के आई का जो फॉर्मूला है क्या है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर मैं पूछूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए के आई की वैल्यू क्या हो, तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो अल्फा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर ना। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा 1 के बराबर रख दोगे तो 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। तो क्या के आई डिफाइंड हो पाएगा, क्या के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट कोई वैल्यू तो होती नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्फा की वैल्यू 1 जैसे ही डालोगे तो के आई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। इसलिए मैंने बोला के आई आयोनाइजेशन कांस्टेंट है किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग के लिए कभी भी के आई जैसी वैल्यू कोई गिवन नहीं होती है। और कल मैंने बताया भी था के आई जो होता है उसको हम लोग के और के भी लिखेंगे। के किसके लिए होगा, वीक एसिड के लिए, और के भी किसके लिए होगा, वीक बेस के लिए। तो के आई जो होता है 2 तरीके का होता है, के और के बी। के मतलब क्या, के का मतलब होता है एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के बी का मतलब क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ठीक है ना,
तो वो भी हम लोग आ जाएंगे कल के लेक्चर में, वो आ जाएगा आपका के और के भी क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कभी के डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि के आई की वैल्यू क्या होगी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो हमेशा इनफाइनाइट हो जाती है ना, मतलब वो डिफाइंड ही नहीं होता। तो चलो ये फोर्थ फैक्टर क्या हमने देखा, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या ही एज वेल एज स्पीड ऑफ आयन बढ़ता है, जिसकी वजह से अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है हमारा वो कौन सा है, कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट पार्ट में लेता हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फैक्टर था टेम्परेचर। और फिफ्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, है ना। फिफ्थ फैक्टर जो होता है वो है हमारा कॉमन आयन इफेक्ट। फिफ्थ फैक्टर कौन सा है हमारा, कॉमन आयन इफेक्ट, जिसको मैं CIE लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फैक्टर इंपॉर्टेंट है। हमारे पास दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, देखो कौन कौन से फैक्टर हमने देखे थे। पहला था नेचर ऑफ सोल्यूट, तो वो तो पता ही है, पता ही रहता है सिंपल, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर इंपॉर्टेंट था कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने काफी समय देके समझाया आपको। फोर्थ फैक्टर उतना कोई मैंने बताया कि ज्यादा इसका रोल नहीं आएगा टेम्परेचर का। अब इंपॉर्टेंट में हमारा फिफ्थ भी होता है कॉमन आयन इफेक्ट, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कॉमन आयन का मतलब आप समझते हैं, एक ही आयन दो बार आ जाए तो उसको कॉमन आयन बोलते हैं। क्या एक ही इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कभी भी कॉमन आयन हो सकता है क्या, एक ही इलेक्ट्रोलाइट कोई हो, जैसे NaCl लोगे तो उसमें कोई कॉमन आयन मिलेगा क्या, एक केटायन होगा तो एक एनायन होगा, तो एक इलेक्ट्रोलाइट में कभी भी कॉमन आयन मिलने वाला नहीं है। तो ये टॉपिक उसी के लिए एप्लीकेबल है जिसमें कम से कम दो इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट में पहले तो ये लिखेंगे हम लोग, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल, this topic is applicable, this topic is applicable when minimum, है ना, when minimum टू इलेक्ट्रोलाइट्स, कम से कम दो इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, when minimum टू इलेक्ट्रोलाइट्स, when minimum टू इलेक्ट्रोलाइट्स having one ion common, having one ion common are present in the solution, present in the solution। तो सबसे पहला चीज तो ये ध्यान रखो, एक ही सिंगल इलेक्ट्रोलाइट में तो कभी भी कॉमन आयन मिलने वाला नहीं है। कॉमन आयन इफेक्ट उन्हीं टॉपिक के लिए, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल व्हेन मिनिमम टू इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग वन आयन कॉमन आर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मिनिमम कितने इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, मिनिमम दो इलेक्ट्रोलाइट्स हो, और उनमें वन आयन क्या होना चाहिए, कॉमन, एक आयन कम से कम उनमें क्या होना चाहिए, कॉमन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, जैसे तो देखो, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COOH, तो इसमें कौन कौन से दो आयन है, एक तो CH3CO है ना, एसिटिक एसिड है ना, तो इनायन क्या है CH3CO, और H प्लस क्या है इसका, केटायन, एसिटिक एसिड है ना, H प्लस देता है। तो इसमें दोनों तरीके से, या तो मैं H प्लस को कॉमन बना सकता हूं, या तो एनायन को या तो केटायन को। मान लो अभी मैं ये एसिड है ना, तो एसिड के साथ एक दूसरा एसिड ले लिया, कौन सा, मान लो HCl, तो CH3COH के साथ HCl ले लिया, तो क्या इसका H और H कॉमन आ गया इन दोनों में, ठीक है। तो ये मैंने केटायन को कॉमन कर दिया। इसी तरीके से मैं चाहूं तो एनायन को भी कॉमन कर सकता हूं, कैसे, CH3COH है, और इसके साथ मान लो मैं इस एनायन पार्ट को कॉमन करना चाहता हूं, तो कोई सॉल्ट ले लेता हूं, जैसे CH3CONA, तो देखो इसमें ये एनायनिक पार्ट कॉमन हो गया कि नहीं। तो इन दोनों का एक साथ सॉल्यूशन रहे, इन दोनों का सॉल्यूशन रहे, तो उसमें कॉमन आयन मिल जाएगा। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर कोई एसिड लिया हमने, एसिड है ना ये, किसी एसिड को, तो एसिड कॉमन आयन दो ही केस में बना सकता है, या तो एसिड के साथ किसको ले लिया जाए, एसिड को, जैसे एसिड और एसिड ले लिया जाए, या तो उस एसिड को किसके साथ ले लिया जाए, सॉल्ट के साथ ले लिया जाए। बेस के साथ लोगे तो कभी कॉमन मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी ना, समझे क्या, एसिड एसिड के साथ आ जाए या एसिड सॉल्ट के साथ आ जाए। और एक और जैसे बेस के साथ भी समझाऊं मैं, तो देखो जैसे NH4OH ले लिया मान लो, ठीक है, ये एक बेस है, और बेस का OH कॉमन कर सकता हूं, चाहूं तो NH4 प्लस भी कर सकता हूं। तो पहले मान लो OH को कॉमन करना चाहता हूं, तो OH कॉमन कहां से आएगा, कोई बेस दूसरा लेना चाहिए, जैसे मान लो मैंने NaOH ले लिया बेस, तो देखो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, तो दोनों बेस में क्या आ गया, OH आयन कॉमन आ गया, तो बेस के साथ बेस ले लिया। या हम लोग चाहें तो NH4OH जो बेस है, इसके साथ कोई सॉल्ट ले लिया जाए, इसके साथ, तो मान लो मैंने इसके साथ सॉल्ट ले लिया आपका NH4Cl, क्यों, तो देखो इसमें केटायन कॉमन कर दिया मैंने, इसमें किसको कॉमन कर दिया, NH4 और NH4, ये केटायन कॉमन हो गया। तो क्या समझे, बेस के साथ क्या आना चाहिए बेटा, या तो बेस के साथ कोई बेस आ जाए तो कॉमन आयन मिलेगा, या तो बेस के साथ कोई
सॉल्ट आ जाए तो कॉमन आयन मिलेगा, ठीक ना। बेस के साथ या तो कोई दूसरा बेस आ जाए या बेस के साथ कोई दूसरा सॉल्ट आ जाए तो कॉमन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये समझे क्या, कॉमन आयन इफेक्ट उन्हीं टॉपिक के लिए एप्लीकेबल है जिसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रोलाइट में एक आयन क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट को लगाते कैसे हैं, अब उसे समझाता हूं मैं कि कॉमन आयन इफेक्ट को लगाना कैसे है। देखिए जैसे सपोज करो हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है AB एक तरीके का क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये डिसोसिएट होगा एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखो मैं एक्वस बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बता दिया एक्वस इस चैप्टर में फिक्स है, हमेशा किस में रहेगा, एक्वस में। तो अगर AB कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो किस में टूटेगा, A+ और B- में। मान लो ये टूट गया अपना जाके, ठीक है। ये कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट था जो डिसोसिएट हुआ और इक्विलिब्रियम। सपोज करो इसी कंटेनर के अंदर मैंने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको डाल दिया, AC को। ये कैसा है, AC स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम नहीं आता, ये क्या होता है, ये रिवर्सिबल एरो ना। ये 100% डिसोसिएट होता है किसके अंदर, मान लो A+ एंड C- के अंदर। और इन दोनों को मैंने एक ही कंटेनर में लिया है, इन दोनों को एक ही कंटेनर के अंदर रखा है, तभी तो इनमें कॉमन आयन होगा ना। इन दोनों को मैंने क्या किया, एक ही कंटेनर के अंदर रखा है उठा के। तो इन दोनों में देखो कॉमन आयन कौन सा दिख रहा है आपको, क्या ये A+ कॉमन आयन हो गया दोनों के अंदर। इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यहाँ पे ये क्या है हमारे लिए, कॉमन आयन। तो कॉमन आयन क्या मिल गया हमारे लिए, A+। क्या होता है कॉमन आयन आने की वजह से, होगा क्या ये समझना हमें। कॉमन आयन इफेक्ट नाम है ना इसका, हमारा हेडिंग क्या था, कॉमन आयन इफेक्ट। हम लोग कॉमन आयन का इफेक्ट देखना चाहते हैं। तो पहले तो जिनमें 2 इलेक्ट्रोलाइट्स हों और वो एक ही सॉल्यूशन में प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन में मौजूद हो। तो एक ही कंटेनर के अंदर पहले एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था, उसमें एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया जिसमें एक आयन को मैंने क्या दिखा दिया, कॉमन। ये आयन जैसे ही कॉमन आएगा, बताओ कॉमन आयन आते ही क्या इस A+ का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, एक ही सॉल्यूशन में ना। तो ये यहां से भी कॉमन आया, इस कॉमन आयन आने की वजह से क्या हो गया, A+ का कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। इस A+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। देखो A+ का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बढ़ गया। और A+ का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब, A+ का जो कंसंट्रेशन बढ़ा, A+ का कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं। अब थोड़ा सा बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम का ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को ध्यान रखना पड़ेगा। A+ का कंसंट्रेशन बढ़ गया मतलब हम लोग बोल सकते हैं डेट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। कंसंट्रेशन किसका बढ़ा है, प्रोडक्ट का बढ़ा है, यही बोलेंगे ना। देखो अगर A+ का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया ना, दोनों से अब आने लगा, तो अगर A+ का कंसंट्रेशन बढ़ा तो इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया। और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है बेटा, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि फॉरवर्ड जाएगी। तो हमें पता है अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, और अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है। तो A+ का अगर कंसंट्रेशन बढ़ गया है तो इस कंसंट्रेशन के बढ़ने की वजह से इस रिएक्शन का डायरेक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये रिएक्शन किधर जाने वाली है, बैकवर्ड। समझे क्या बात को। अगर कंसंट्रेशन हमने बढ़ा दिया तो कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड में, और रिएक्टेंट का बढ़ाते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड में। तो चूंकि A+ प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया, कॉमन आयन होने का मतलब किसका, आयन तो हमेशा प्रोडक्ट साइड में आएगा ना। तो अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन किधर जाने वाली है, बैकवर्ड। मतलब ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो रिएक्शन की डायरेक्शन किधर होगी, बैकवर्ड को B/W लिखते हैं ना हम लोग शॉर्ट में। तो रिएक्शन किधर प्रोसीड कर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब होगा क्या, देखो जरा इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इस B- के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा, B- बढ़ेगा कि घटेगा। अगर बैकवर्ड में जा रहा है इसका मतलब A और B दोनों कंबाइंड होकर अब किस में जाना चाहते हैं, AB में। मतलब B- का कंसंट्रेशन उल्टे क्या होने वाला है, कम होने वाला है। अगर इसका कम हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है ना, बैकवर्ड में जा रहा है मतलब इसका भी कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो B- का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होने वाला है। A+ क्यों बढ़ा, क्योंकि कॉमन आयन आया ना। रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो B- का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, और B- का कंसंट्रेशन घटेगा। और अभी मैंने बताया किसी भी आयन का जो कंसंट्रेशन है उसको किससे डिनोट करते हैं, C से। अगर मान लो इसको C लेते तो C 0 0 रहता, फिर अगले स्टेप में C- C अल्फा, यहाँ पे कितना था C, इसका भी कितना था C। तो कंसंट्रेशन ऑफ B को हम लोग C से लिख सकते हैं ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू क्या हो गया, C। अब हो क्या रहा है, देखो ये कंसंट्रेशन ऑफ B क्या हो रहा है, कम होगा, चूंकि रिएक्शन किधर जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कंसंट्रेशन ऑफ B कम हो रहा है। ये बताओ मुझे C के बारे में क्या कहोगे, C
सी तो कंसंट्रेशन है ना, ये क्या है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। आप जो भी ये भी इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन लिए होगे वो कंसंट्रेशन तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो सी तो कांस्टेंट है, अगर बी की वैल्यू घट रही है, कंसंट्रेशन ऑफ बी घट रही है और सी की वैल्यू फिक्स है, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली घट क्या रहा होगा, अल्फा ही तो कम हो रहा होगा ना। समझे क्या बात को बेटा, क्या हो रहा होगा कम, अल्फा। तो इसका मतलब अगर कंसंट्रेशन ऑफ बी घटता है, इसका मतलब अल्फा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अल्फा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कॉमन आयन इफेक्ट यही होता है, कुछ नहीं, समझ चुके हैं हम लोग। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है, कोई भी आयन कॉमन आएगा तो रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड में जाती है, और अगर रिएक्शन बैकवर्ड में जाती है तो उसकी वजह से उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, वो अल्फा क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। यही कॉमन आयन इफेक्ट है। मतलब किसी कॉमन आयन के प्रेजेंट में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो इसी डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो डिप्रेशन हो रहा है, जो कमी हो जाती है अल्फा में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट। तो बस मैं अब इसको लिखवा देता हूं बेटा, यही है डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन बोले या डिसोसिएशन बोले, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप ध्यान रखिएगा दोनों एक ही चीज है। बस ये आयंस में टूटता है इसीलिए आयोनाइजेशन वर्ड आ जाता है। डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मतलब क्या, अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिप्रेशन मतलब कमी होना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में क्या हो जाएगी, कमी, रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, कम। तो डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ a common ion, due to presence of a common ion produced from another electrolyte, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। और वो इलेक्ट्रोलाइट जो दूसरा है वो स्ट्रांग भी हो तो भी चलेगा या वीक हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। प्रोड्यूस फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रांग और वीक, इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोलते हैं। तो आई होप कि समझ गए होंगे, काफी जोर देके समझाया मैंने। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब ये है, अगर कॉमन आयन हमारा बन जाते हैं कभी भी, चाहे अब देखो ना रिएक्शन कौन सी बैकवर्ड में जाएगी, क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बैकवर्ड में जा सकता है क्या, नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% टूट चुका है, तो ये तो हमेशा इसी तरीके से टूटा है। लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड कौन सी रिएक्शन जाती है, इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी। चूंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ा है तो रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो ये ध्यान रखना। तो जो डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में जो कमी हो जाती है ना, डिप्रेशन मतलब कमी होना, जो कमी हो जाती है अल्फा में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। इसी को सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट बोला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज बता दूं, तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगेगा क्या, इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, नहीं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो इरिवर्सिबल एरोस है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे कभी कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगता। किस पे लगता है हमेशा, वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि यही फॉरवर्ड और बैकवर्ड में जा सकता है। तो हम लोग ये लिखेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। केवल किसके ऊपर लगेगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर लगेगा, ठीक है। और अगर एक और पॉइंट बता दूं, वो भी ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट के हम लोग कह सकते हैं, इस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा बेटा, इस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस कॉमन आयन का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा हो जाएगा, रिएक्शन उतना ही ज्यादा। इसका कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होने का मतलब A+ की वैल्यू बढ़ना, अगर ये बढ़ेगा तो रिएक्शन उतना ही ज्यादा क्या जाएगा, बैकवर्ड में। तो थर्ड एक चीज और हम लोग लिखेंगे, हाइयर इज द concentration of a common ion, more will be common ion effect।
जितना ज्यादा हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन मोर विल बी कॉमन आयन इफेक्ट, दैट इज हम लोग क्या बोलेंगे, लेस विल बी अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है 3 पॉइंट्स। हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, अगर कॉमन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कॉमन आयन इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, ये ज्यादा होने से कॉमन आयन इफेक्ट उतना ही ज्यादा। तो लेस विल बी अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो कॉमन आयन इफेक्ट समझा दिया मैंने क्या होता है, ये हर टॉपिक में एप्लीकेबल हो सकता है, जरूरत पड़ती है हमें। तो कॉमन आयन कभी भी आएगा तो ध्यान रखिएगा अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। हमने क्या देखा बेटा, हमने यही सीखा कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्फा को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या था, अल्फा को नेचर ऑफ सोल्यूट वो समझ लिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट समझ लिया हमने। थर्ड फैक्टर हमने कंसंट्रेशन को भी समझ लिया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। ठीक है, और फोर्थ फैक्टर हमने क्या देखा था, टेम्परेचर को, और टेम्परेचर फोर्थ क्या था, टेम्परेचर। एंड फिफ्थ फैक्टर इज द कॉमन आयन इफेक्ट। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये हमारा बेसिक पार्ट एक तरीके का, मतलब ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ पूरा हमारा हो गया कि क्या होता है, किस तरीके से होता है, अल्फा को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पीएच एंड पीओएच। तो आज मैं स्टार्ट करा देता हूँ। ठीक है, पीएच एंड पीओएच थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट लगेगा, जो भी पीएच एंड पीओएच में आज स्टार्ट करा देता हूँ, फिर हम लोग उसके आगे कल प्रोसीड करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं पीएच एंड पीओएच ले लेता हूँ आज। तो चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं वो देखते हैं हम लोग पीएच एंड पीओएच को। तो ये नेक्स्ट रीडिंग आपका पीएच, पूरे चैप्टर में इसी से हमें काम चलने वाला है, पीएच एंड पीओएच। तो बेसिकली लिखने का तो यही तरीका होता है, पर हम लोग पीएच बराबर में भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो मैं चूंकि हेडिंग डाल रहा हूँ तो इस तरीके से लिख दिया मैंने, बार बार हम लोग पीएच एंड पीओएच, है ना। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट है पीएच एंड पीओएच। तो सबसे पहले ये हमें यही पढ़ना है, चैप्टर के अंदर पीएच ही निकालना सीखना होता है, क्या होता है। तो पी का मतलब जो पहले पी वर्ड है ना, पी वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड होता है, पोटेंज। लैटिन वर्ड क्या होता है, पोटेंज, यहाँ से लिया गया, ये एक लैटिन वर्ड है। और जिसका इंग्लिश वर्ड, अगर इंग्लिश में मीनिंग जानना चाहे हम लोग, तो पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है, पावर। तो जो बेसिकली बेटा पीएच है ना, पीएच, तो पीएच को हम लोग बेसिकली क्या बोल देते हैं, पावर ऑफ एच बोला जाता है। पीएच को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एच। और पीओएच की बात करो तो पीओएच को बोला जाता है पावर ऑफ ओएच। ठीक है, तो पीएच मतलब पावर ऑफ एच और पीओएच का मतलब पावर ऑफ ओएच। तो ये तो कॉमन बात हो गई। अब अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि पीएच की डिफाइन क्या होता है, पीएच का डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से, तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। तो पीएच का डेफिनेशन ये होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन जो होता है इज एक्सप्रेस्ड, concentration of H plus ion is expressed in terms of negative power, terms of negative power. Concentration of H plus ion is expressed in terms of negative power of 10. किसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, नेगेटिव पावर ऑफ 10 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ that negative power, numerical value of that negative power is known as pH, is known as pH। तो pH क्या होता है बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है वो निगेटिव पावर ऑफ 10 में एक्सप्रेस किया जाता है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू उस निगेटिव पावर की होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, pH बोल देते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो है इट इज एक्सप्रेस्ड, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10। तो ये 10 है और 10 के ऊपर मान लो नेगेटिव पावर मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो ये जो x है ना, ये x न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज नोन एज pH। तो इसी x को क्या बोला जाएगा, pH बोला जाता है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 के नेगेटिव पावर में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस को एक्सप्रेस करते हैं, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ नेगेटिव पावर होती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, pH बोलते हैं। तो क्या हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन है इट इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, 10 पावर माइनस
pH। और अगर मान लो दोनों तरफ मैंने log ले लिया तो क्या होगा बेटा, log का बेस हमेशा कितना होता है 10, पता है कि नहीं, आपको पता है होना चाहिए। तो इधर क्या लेंगे, log 10 पावर माइनस pH। तो क्या होगा बताओ आगे, log ऑफ H प्लस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 10 पावर माइनस pH करोगे तो क्या हो जाएगा, log बेस 10 पे 10 तो 1 हो जाएगा, कभी भी log का बेस नहीं होता तो हमेशा 10 लेते हैं। तो क्या होता है माइनस pH उठ के आगे आ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ pH। तो यहाँ से अगर pH मुझे कोई पूछे तो pH इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये हमारा बस सिंपल सा pH का एक फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। तो pH को एक और डेफिनेशन ये होता है, pH इज नथिंग बट द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH को एक और क्या बोला जाता है, pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। तो एक pH की डेफिनेशन मैंने ऐसे बताया, अल्टरनेटिवली बुक्स में भी लिखा होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयन इज ऑल्सो नोन एज pH। तो बस pH को ये ध्यान रखना। तो pH क्या होता है, pH कंसंट्रेशन ऑफ H, समझ गए ना, H प्लस को 10 पावर माइनस pH के फॉर्म में लिखा जाता है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या, 10 पावर माइनस pH। और इस पे जब लॉग लगाओगे तो pH की वैल्यू क्या आ जाती है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है। और माइनस लॉग ऑफ H प्लस से क्या समझ रहे हो बताओ, माइनस लॉग ऑफ H प्लस मतलब pH और H प्लस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ, ये बताइए। अगर pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस है, इसका मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, pH जो वैल्यू है, क्या इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1 अपॉन H प्लस भी लिख सकते हो ना। देखो माइनस को अगर इस पे भेजोगे -1 तो उसको 1 अपॉन H प्लस भी लिख सकते हो। इसका मतलब जो pH होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जिस सॉल्यूशन का H प्लस की वैल्यू जितनी ज्यादा, आपने 9th 10th में शायद पढ़ा है आपने कि जिसका pH वैल्यू एसिड की जो होती है वो क्या होती है 7 से कम, तो एसिड के लिए H प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा ना, एसिड है तो एसिड ज्यादा H प्लस छोड़ेगा, तो जितना ज्यादा H प्लस होता है pH की वैल्यू क्या होती है उतनी ही कम। तो एसिड्स के लिए pH वैल्यू ज्यादा होती है, pH वैल्यू एसिड का H प्लस ज्यादा होता है तो pH वैल्यू क्या होती है कम। तो ये जो होता है pH इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, H प्लस के। समझे क्या बात को। जैसे एक एग्जांपल में समझाऊं कैसे निकालोगे आप, अगर कोई निकालने के लिए बोले, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमें दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, लॉग निकालने का तरीका मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में सिखाया, तो उसकी जरूरत इस चैप्टर में पड़ेगी, तो उसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए कैसे लॉग निकालते थे हम लोग। अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दिया है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू कितना है, अगर मान लो सपोज करो 2 इंटू 10 पावर 3, 10 पावर माइनस 3, तो हमसे पूछ रहा है pH की वैल्यू बताइए कितना है, तो कैसे निकालोगे pH को। तो बेटा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस 10 के पावर में एक्सप्रेस करना होता है, तो ये 10 के पावर -3 है, 2 को कैसे एक्सप्रेस करें, तो क्या हमें पता है log 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू याद है, log 2 की वैल्यू 0.30 होती है। तो log 2 की वैल्यू अगर 0.30 तो एंटी लॉग ऑफ 2 कितना होगा, 10 के पावर 0.30, 10 के पावर 0.30 की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी ना, ये मैंने पढ़ाया आपको, एक बार केमिकल काइनेटिक्स से रिवाइज करना, इंटू 10 के पावर -3। तो क्या इसे 10 के पावर -2.7 लिख सकते हैं, तो pH की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे लिए 2.7 हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका होता है, पर ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना। तो देखो दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ। pH का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। pH इज इक्वल टू क्या, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो निगेटिव लॉग लगा दो इसके ऊपर, तो बस कैसे कर दोगे, माइनस लॉग H प्लस की वैल्यू कितनी दी है मैंने, 2 इंटू 10 के पावर -3, ठीक है। H प्लस इतना दिया है तो pH पूछ रहा है, तो pH ये वाला जब तरीका ज्यादा अच्छा होता है, इस तरीके से थोड़ा डिफिकल्टी आएगी आपको, तो मैं तो ये भी प्रीफर करता हूँ, पर ये ज्यादा अच्छा रहेगा। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग H प्लस की जगह पे कितना आप रखोगे, 2 इंटू 10 के पावर -3, तो इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये लगाने आता है आपको log m इंटू एन के ऊपर, log m प्लस log n, तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस log 2 प्लस माइनस log 10 पावर -3, तो माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है, -0.30, log 2 की वैल्यू 0.30, और ये प्लस माइनस मिलके क्या आ जाएगा माइनस, और देखो log 10 के पावर -3 है, तो इसका log कितना आएगा, 10 के पावर -3 का -3 उठ के आ जाएगा ना, तो यहाँ से फिर वही चीज आ रही है, देखो माइनस 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 मिलके हो जाएगा +3, और ये -0.30 है, तो ये कितना आएगा 2.7। ठीक है बेटा,
तो ये भी सेम वही है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है ना। तो ये वाला लगाना ज़्यादा होता है। माइनस लॉग ऑफ H प्लस निकाल लिया करो, और लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन दिया है तो इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा आपको, ठीक है। लॉग m इंटू एन ना, तो लॉग m प्लस लॉग n के तरीके से करके करना होगा। तो ये pH था, और POH को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, POH बस मैं एक लाइन में फटाक से ही बता देता हूँ, टाइम हो गया है ना अपना काफ़ी। तो POH में भी देखो कुछ नहीं है, POH क्या है, जैसे PS था उसी तरीके से क्या है POH। तो POH की डेफिनेशन में क्या बोलोगे, बस POH का मतलब क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज नोन एज POH। तो POH में कुछ नहीं करना है आपको, POH में बस मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस होता है इट इज एक्सप्रेस इन 10 के पावर किसी निगेटिव पावर से। तो अभी मान लो निगेटिव पावर मैंने कितना मान लिया y, तो ये जो y आया है ना, यही y हमारे लिए क्या होगा बेटा, POH होगा, ठीक है ना। P लगाने का मतलब ये होता है, P का मतलब होता है उसके पावर में भेज दिया जाता है। P का मतलब बेसिकली होता है, P मतलब कभी भी आए ना तो उसके आगे माइनस लॉग होता है। P का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग कर देना। तो जैसे H प्लस क्या था 10 के पावर माइनस एक्स, तो OH को मान लिया क्या 10 के पावर माइनस वाई, तो ये जो निगेटिव पावर आएगा उसी को क्या बोला जाएगा, POH बोला जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10 के पावर माइनस POH। और जब दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो लॉग करके सिंप्लीफाई करोगे तो जैसे PH आया था उसी तरह से क्या आ जाएगा अब हमारे लिए POH आएगा, और POH इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए POH का फॉर्मूला, ठीक है, क्या समझे। देखो PH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस होता है, और POH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। क्योंकि POH का मतलब क्या है, POH का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ 10 एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज नोन एज POH। बस यहाँ H प्लस की जगह पे क्या लिख देना, OH माइनस, तो ये PH की जगह पे क्या हो जाएगा POH। तो OH माइनस 10 के पावर में जो नेगेटिव पावर की वैल्यू होगी वही होगा, तो y POH हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे H प्लस इज इक्वल टू क्या आता है 10 के पावर माइनस PH, तो यहाँ पे OH माइनस इज इक्वल टू क्या आएगा 10 के पावर माइनस POH। फिर जैसे इसमें दोनों तरफ लॉग लिया था ना हमने, तो लॉग लेने के बाद क्या आया था, तो इसमें भी जब दोनों तरफ लॉग लोगे सेम ही है ना दोनों, ये और ये दोनों सेम है, तो इसका PH होता है माइनस लॉग ऑफ H प्लस, और POH लिखा जाता है माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, ठीक है। चलो, तो यहाँ तक हमने PH और POH के बारे में आज पढ़ लिया कि क्या होता है किस तरीके से। इनमें PH और POH में क्या रिलेशन होता है ये नेक्स्ट क्लास में आएगा। और जो मैं KI कह रहा था, K और K भी दो तरीके के होते हैं ना, वो भी कल की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर में यहीं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू।